ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज अंततः 5 मई को द केरला स्टोरी थिएटर में रिलीज हो गई है और मैं अभी अभी जस्ट इस फिल्म को देखकर घर पर आया हूँ। मैंने आज जिस थिएटर में इस फिल्म को देखा वो पूरा थिएटर सुबह का फर्स्ट डे फर्स्ट शो पूरा खचाखच भरा हुआ था। और वो जो थिएटर है जहाँ पर मैंने ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा, वहाँ ज़्यादातर उतनी भीड़ नहीं रहती है, ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं जाते हैं क्योंकि थोड़ा मतलब है तो मल्टीप्लेक्स ही, आइनॉक्स में ही मैंने फिल्म को देखा, पर एक पुराने थिएटर को भी उन्होंने रिनोवेट किया था। हालांकि है काफ़ी पुराना ही वो मल्टीप्लेक्स, पर फिर भी एक दूसरा जो मल्टीप्लेक्स है जो मॉल में है, काफ़ी बड़ा है, वहाँ पर ही हमारे शहर के ज़्यादातर लोग फिल्म देखने के लिए जाते हैं। पर वहाँ पर बड़े मल्टीप्लेक्स में इस फिल्म का पहला शो देर से था और बड़ी ही ऑड टाइमिंग वहाँ पर थी, तो मुझे जल्दी से जल्दी फिल्म को पहला शो देखना था और इस कारण से मैं इस दूसरे थिएटर में गया था। पर देखिए वो थिएटर भी भरा हुआ था जहाँ पर ज़्यादातर उतनी भीड़ नहीं होती है। और बाकी वो जो बड़ा मल्टीप्लेक्स है जिसके बारे में मैंने बताया हमारे शहर का, वो भी मैंने चेक किया तो वो भी हाउसफुल है। मतलब ऑड टाइमिंग है, शुक्रवार है, ज़्यादा कोई मतलब ऐसी कोई छुट्टी वगैरह भी नहीं है, पर फिर भी मैंने आज मैं जहाँ पर गया था ज़्यादातर फैमिली ऑडियंस थी और कई सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को, बेटियों को साथ में लेकर के आए थे फिल्म दिखाने के लिए। पूरा थिएटर मैंने देखा ज़्यादातर लड़कियों की, महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी और पूरी की पूरी फैमिली ऑडियंस थी। नहीं तो जो बड़ी बड़ी जो बॉलीवुड की सो कॉल्ड इवेंट फिल्म्स होती है, बड़े बड़े सो कॉल्ड स्टार्स वगैरह की, उन फिल्मों में मैंने देखता हूँ कि ज़्यादातर उनके जो कुछ फैंस वगैरह होते हैं और तो ऐसी ऑडियंस होती है, पर यहाँ प्रॉपर फैमिली ऑडियंस थी। शुक्रवार का दिन है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो था, फिर भी थिएटर खचाखच भरा हुआ था। इससे पता चलता है कि लोग कितने उत्सुक थे एक तो फिल्म को देखने के लिए, और दूसरा अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को लेकर उनकी जो चिंता है और वे इस फिल्म को दिखाने के लिए उन्हें लेकर के आए थे। ये सब बातें हमें इससे पता चलती है। देखिए मैं पर्सनली थोड़ा मेरे मन में काफ़ी प्रश्न थे, संशय थे, चिंता थी, और उस चिंता के साथ में ही मैं फिल्म देखने के लिए गया था। 2-3 वीडियोस मैंने इस पर पहले बनाए हुए हैं। एक तो जब इसका टीज़र आया था 6 महीने पहले द केरला स्टोरी का, उस समय भी मेरे मन में जो कुछ भी प्रश्न थे इस फिल्म को लेकर, उस टीज़र को देखने के बाद वो सब मैंने वहाँ पर बताए थे। उसके बाद अभी जब ट्रेलर आया तब हमने फिर से विस्तार से इस पर चर्चा की थी, और फिर आज सुबह एक और मैंने वीडियो बनाया था। सेंसर बोर्ड ने जो 10 सीन्स इस फिल्म में से कट किए हैं, ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ मैंने चर्चा नहीं की थी और मेरे मन में काफ़ी संशय था। जो भी मित्र हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वे जानते हैं, क्योंकि एक तो विपुल अमृतलाल शाह जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, बॉलीवुड के काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर हम कह सकते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्मों को उन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ है। और जैसे कि सिंह इज़ किंग, फोर्स, कमांडो 1, 2, 3, हॉलीडे, इन जैसी फिल्मों को उन्होंने इससे पहले प्रोड्यूस किया है। और एक डायरेक्टर के रूप में उन्होंने आंखें, वक्त, नमस्ते लंदन, लंदन ड्रीम्स, एक्शन रिप्ले, नमस्ते इंग्लैंड, इन जैसी फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है। तो इस कारण से भी मन में डर था कि यार बॉलीवुड के एक प्रकार से बड़े प्रोड्यूसर है, तो वो इस विषय को न्याय दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, सब बातें वो सही से दिखा पाएंगे या नहीं, ये काफ़ी सारे मन में प्रश्न थे। पर फिल्म देखने के बाद में मैं सबसे पहले आप सभी मित्रों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक टिकट्स बुक नहीं किए हैं, तुरंत तुरंत इस वीडियो को देखने के बाद आप पहले ऑनलाइन जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप टिकट बुक करते हैं वहाँ जाइए और इस फिल्म के टिकट्स बुक करिए और सब परिवार, अपने पूरे परिवार के साथ में इस फिल्म को आप देखिए। और विश्वास करिए दोस्तों, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा अच्छी ये फिल्म निकली। और मैंने कई सारी ऐसी बातें, ऐसे फैक्ट्स, तथ्य फिल्म में उन्होंने दिखाए थे जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि किसी भारतीय फिल्म में कभी ये हमें देखने को मिलेगा। वो भी एक हालांकि बॉलीवुड का पूरा इकोसिस्टम इस फिल्म पर पूरी तरीके से शांत है, पर फिर भी मैं इसे एक मेन स्ट्रीम फिल्म कहूँगा, बड़े प्रोड्यूसर की फिल्म है। तो एक इतनी बड़ी फिल्म में कभी ऐसे फैक्ट्स, तथ्य हमें देखने को मिलेंगे, ये मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था, और ऐसी बातें इस फिल्म में दिखाई है। डायरेक्टर सुदीप्तो सेन जी का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा। विपुल अमृतलाल शाह जी जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अदा शर्मा, उनका परफॉर्मेंस सच में फिल्म में बहुत बढ़िया था, और जो मेकअप उनका किया है आप देखेंगे जब
अफ़गानिस्तान में वहाँ उनकी जो पूछताछ हो रही होती है आदा शर्मा के कैरेक्टर की, शालिनी उन्नीकृष्णन की, तो उस समय आप मेकअप देखिए, इवन हाथों पर भी बहुत बारीकी से जो छाले पड़े हुए हैं, पूरी त्वचा जो सूख गई है, बहुत बारीकी से उन्होंने इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया है। और टेक्निकली वेल मेड फिल्म थी। मुझे यही डर था कि चलो कुछ बातें वो दिखा भी देंगे, सही इंटेंशंस भी होंगे, पर कम से कम फिल्म ख़राब ना बने, पर ऐसा भी नहीं था। फिल्म अच्छी तरीके से बनी है, परफॉर्मेंसेस बहुत बढ़िया थे, कुछ कुछ परफॉर्मेंसेस और बढ़िया हो सकते थे, टेक्निकली और बेटर हो सकती थी फिल्म, पर कहीं पर भी फिल्म हमें निराश नहीं करती और इसे हम एक टेक्निकली वेल मेड फिल्म कह सकते हैं। और बाकी कहानी तो आप फिल्में देखिए, मैं कोई स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, पर कौन सी बातें मुझे पसंद आई जो उन्होंने दिखाई है, तो सबसे पहले तो कम्युनिस्टों के बारे में जो फिल्में उन्होंने दिखाया है, वो भाई दिल खुश हो गया वो बात देखकर। एक जो 4 लड़कियां उन्होंने दिखाई है, उसमें से एक लड़की के पिता को कम्युनिस्ट दिखाया है, पॉलिटिक्स में है, कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्टर है। और फिल्म के अंत में उनकी बेटी उनसे कहती है कि आपने इस विदेशी विचारधारा कम्युनिज्म के बारे में तो मुझे कई बार बताया, पर अपने ही देश के कल्चर के बारे में, परंपराओं के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में आपने मुझे कभी नहीं बताया। ये आपकी भी गलती है, जो मेरे साथ हुआ इसमें आपकी भी गलती है। जो करारा तमाचा मारा है ना कम्युनिज्म की विचारधारा को, भाई मैं एकदम दिल खुश हो गया, मैं इतना ही कहूँगा वो देखकर। और बाकी कम्युनिस्ट्स आर बिगेस्ट हिपोक्रिट्स, ये जो डायलॉग है इसके बारे में तो हमें पहले ही मीडिया आर्टिकल्स के माध्यम से पता चल गया था कि ऐसा एक डायलॉग है फिल्म में। पहले इंडियन कम्युनिस्ट्स आर बिगेस्ट हिपोक्रिट्स ऐसा था, पर सेंसर बोर्ड ने इंडियन शब्द हटाने को कहा, और मेरे अनुसार वो सही भी था, क्योंकि कम्युनिज्म की जो विचारधारा है वो ही एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो बहुत बढ़िया तरीके से ये सब बातें उन्होंने दिखाई है, जो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और कई जगहों पर केवल ये कम्युनिस्ट पिता है, उनकी जो बेटी केवल ये कह रही कि आपने हमें हमारे ट्रेडिशंस के बारे में, परंपराओं के बारे में नहीं बताया, केवल उस एक सीन की बात नहीं है, पूरी फिल्म में भी कई सारे ऐसे सब प्लॉट्स है, कई सारे ऐसे सीन्स है जिनके माध्यम से बार बार उन्होंने ये बताया है कि जो हिंदू माता पिता है वे अपने आप को बहुत प्रोग्रेसिव या मॉडर्न दिखाने के नाम पर अपने बच्चों को कैसे अपने ही कल्चर से, अपनी परंपराओं से, संस्कृति से बिल्कुल अनभिज्ञ रखते हैं, दूर कर देते हैं, उन्हें ज़्यादा बताते नहीं हैं, ज़्यादा क्या कुछ भी नहीं बताते हैं सो कॉल्ड मॉडर्न बनने के नाम पर, और इसके कैसे दुष्परिणाम होते हैं, ये बात उन्होंने दिखाई है। ये सच में आपको भी विश्वास नहीं हो रहा होगा ये सुनकर कि ऐसा भी हो सकता है क्या भाई, ऐसा भी फिल्म मेकर्स दिखा सकते हैं। ये बहुत बहुत बड़ी बात है ये। और इसके साथ ही कासरगोड का जो नेशनल नर्सिंग कॉलेज फिल्म में दिखाया है, उसकी दीवारों पर जो स्लोगन्स लिखे हुए हैं, आप ध्यान से देखना, केवल उस कॉलेज में ही नहीं, अलग अलग जगहों पर बैकग्राउंड में जो स्लोगन्स लिखे हुए हैं उन पर आप ध्यान देना फिल्म देखते हुए। वो बहुत कुछ कहते हैं वो स्लोगन्स, कई सारी बातें डायरेक्टली नहीं बोली गई है, पर इनडायरेक्टली वो सब बातें उन्होंने फिल्म में दिखाई है। तो पीछे बैकग्राउंड में दीवारों पर लिखे हुए स्लोगन्स पर आप ध्यान देना। तो नेशनल नर्सिंग कॉलेज की जो मैं बात कर रहा था, वहाँ पर दीवारों पर फ्री कश्मीर के नारे लिखे हुए थे, भारत को एक साम्राज्यवादी देश इंडियन इंपेरियलिज्म, उसके बारे में स्लोगन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और भी बहुत सारी बातें, आप ध्यान से देखना उस स्लोगन्स। इसके अलावा आपने कई बार सुना होगा लिबरल्स, वामपंथियों को, या जो भी आतंकवाद को डिफेंड करते हैं, उन्हें ये बोलते हुए सुना होगा कि भाई ये जो तालिबान वगैरह है या जो आतंकवादी संगठन है, ये तो बस अमेरिका के द्वारा उनको फंड किया जाता है और अमेरिका का ही ये सारा प्रोपेगेंडा है। मतलब ठीक है, अमेरिका के अपने उनके फायदे, व्यक्तिगत उनके अपने कुछ देश के स्वार्थ होंगे, वो एक अलग बात है, पर ये सब बातें कहने के पीछे का उद्देश्य आतंकवाद को डिफेंड करना होता है। पर उसे भी इस फिल्म में काउंटर किया है। फिल्म में शुरुआत में एक डायलॉग, एक संवाद है, उसके माध्यम से ये बताया कि भाई ये जो तालिबान है या अफगानिस्तान के जो मुजाहिदीन्स है, उन्हें कोई मतलब नहीं है रशिया हो, अमेरिका हो, कहाँ जहाँ से भी मदद मिले, उन्हें अपना एजेंडा पूरा करना है, जो कि इस्लामिक स्टेट की स्थापना वो जो करना चाहते हैं। तो वो उल्टा अमेरिका का, रशिया का यूज कर रहे हैं ये आतंकवादी संगठन। ये बात उन्होंने फिल्म में दिखाई है, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश का भी इतिहास उन्होंने फिल्म में बताया है। हिंदू कुश नाम आपको 2-3 जगहों पर उसका उल्लेख सुनने को मिलेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग सीन्स के माध्यम से, संवादों के माध्यम से, बैकग्राउंड में लिखे हुए स्लोगन्स के माध्यम से ये फिल्म बहुत कुछ कहने का प्रयास करती है। और इसके लिए मैं फिर से एक बार इस फिल्म के मेकर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथ में ही मैं मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज जो हम देश में एक राष्ट्रवाद की लहर देख रहे हैं,
और इस कारण से ही आज ऐसी बातें, ऐसे फैक्ट्स, ऐसे तथ्य देश के सामने आ पा रहे हैं। और ये एक वैश्विक समस्या है। ये भी बात फिल्म में उन्होंने बताई कि भाई ये एक वैश्विक समस्या है, केवल भारत की नहीं है। यूरोप में, यूके में इस प्रकार से कई सारी लड़कियों को सीरिया भेजा गया है 2012-13 के बाद से अभी 2017-18 तक भी। इस पर स्वीडन की कैलिफेट सीरीज़ के बारे में हमने चर्चा की हुई है। और वो कैलिफेट सीरीज़ भी बेथनल ग्रीन ट्रायो करके एक केस चल रहा था स्वीडन में, उस पर आधारित है, जिसमें 550 से अधिक बच्चियाँ जो 15 से 18 वर्ष की नाबालिग, उनमें से ज़्यादातर बच्चियाँ थी, उनको कैसे इस प्रकार से सीरिया भेजा गया था, उनमें से कईयों की कैसे मृत्यु हो गई। तो ये तथ्य आज हमारे सामने आ पा रहे हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। और जो 32,000 का आंकड़ा है, जिसकी आड़ में कुछ लोग इन सारे फैक्ट्स को, तथ्यों को नकारने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिल्म में उसके पीछे भी उन्होंने पूरा विस्तार से बताया है इस 32,000 के आंकड़े के बारे में। केवल 32,000 ही नहीं, तो 50,000 से ज़्यादा लड़कियां किस प्रकार से ऐसे लापता हो गई है, ये भी उन्होंने फिल्म में बताया। यानी उल्टा ज़्यादा संख्या उन्होंने बताई है, और इसके पीछे पूरा उन्होंने विश्लेषण भी दिया है, पूरी जानकारी भी फिल्म में दी है। बस एक बात जो मुझे इस फिल्म में तथ्यों से थोड़ी सी अलग लगी, वो है हमने इस पूरे विषय को लेकर जो आर्टिकल्स पढ़े हैं, उनमें ये बताया गया है कि भारतीय अधिकारियों ने उन लड़कियों को जो इंटरोगेट किया, ISIS ब्राइड्स को, जो अफ़गानिस्तान में हैं, तो वहाँ पर उन्होंने अपने इस डिसीजन को, ISIS ज्वाइन करने के निर्णय को डिफेंड किया, ऐसा भारतीय अधिकारियों ने बताया है। और वो वीडियो फुटेज भी उन्होंने सार्वजनिक किया, जहाँ पर वे ISIS ब्राइड्स अपने निर्णय को डिफेंड कर रही है। और भारतीय अधिकारियों ने, हमारी सुरक्षा एजेंसीज़ ने बताया कि वे हाईली रेडिकलाइज्ड इंडिविजुअल्स हैं, जिन्हें भारत में लाना एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो इससे स्वाभाविक सी बात, इससे फिल्म में इससे अलग बात फिल्म में उन्होंने दिखाई है, जहाँ पर शालिनी उन्नीकृष्णन का कैरेक्टर सही मायने में अपने आप को विक्टिम फिल्म में बता रहा है, किस प्रकार से उसे ब्रेन वॉश किया गया, ये बातें वो फिल्म में बता रहा है। हालांकि अभी फिल्म देखने के बाद मैं इतना कह सकता हूं कि इस बात को हम बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इस फिल्म में जो सारे फैक्ट्स बताए गए हैं, या जो 32,000, 50,000, ये जो पूरा आंकड़ा उन्होंने बताया है, वो केवल इस स्पेसिफिक केस को लेकर नहीं है। ओवरऑल जो लव जिहाद के कई सारे केसेस हैं, कई सारे अलग अलग जगहों पर जो लड़कियां बिल्कुल लापता हो गई है, पेरेंट्स ने केसेस दर्ज किए हुए हैं, उन सारे केसेस को लेकर ये सारी बातें उन्होंने फिल्म में दिखाई है। और उस दृष्टि से ये जानकारी सबके सामने आना बहुत आवश्यक है। और इसलिए मैं कहूँगा कि सभी पेरेंट्स को अपने परिवार के साथ में इस फिल्म को अवश्य देखना चाहिए। कुल मिलाकर इस फिल्म से जो अपने आप को बहुत मॉडर्न या प्रोग्रेसिव मानते हैं, ऐसे जो पेरेंट्स हैं, वो अगर एक बात भी अपने जीवन में लेकर के आए कि अपने बच्चों को अपने ट्रेडिशंस से, अपने संस्कारों से, अपने परंपराओं से, अपने रूट्स से जोड़कर रखना कितना आवश्यक है, ये एक बात भी अगर वो अपने जीवन में लेकर के आए, ये एक बात भी अगर वो समझ जाए, तो भी इस फिल्म का बनना, इसे देखना पूर्ण रूप से सार्थक है, मैं कहूँगा। कई लोग अपने आप को बहुत मॉडर्न या प्रोग्रेसिव दिखाने के नाम पर अपने बच्चों को संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज, इन बातों से बिल्कुल तोड़ देते हैं, दूर कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। आप देख लीजिए, जितने भी बड़े से बड़े सफल लोग हैं, वे अपने रूट से, अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं। और जो लोग अपने रूट से, कल्चर से टूट जाते हैं, उन्हें जो सफलता मिलती है वो क्षणिक होती है। बाद में जाकर फिर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अपने आप में ही परेशानी, दुख, चिंता, और उनकी वो सफलता ज़्यादा दिनों तक टिक भी नहीं पाती। जो लोग सही मायने में सफल हुए हैं, बड़े हुए हैं, और उस सफलता को उन्होंने बना कर रखा, आप देख लीजिए, वे अपने कल्चर से, अपने रूट से जुड़े हुए हैं। तो ये एक बात कम से कम सबको इस फिल्म से लेनी चाहिए। मैं द केरला स्टोरी को दूंगा 9/10 स्टार्स। 1 स्टार बस इसलिए मैंने कम किया क्योंकि टेक्निकली और ये फिल्म बेटर हो सकती थी, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि कहीं पर भी फिल्म हमें कोई ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है। बिल्कुल इसे थिएटर में ही सभी को देखना चाहिए। पेरेंटल गाइडेंस की देखिए, रेप के वगैरह सीन है फिल्म में, ए सर्टिफिकेट के साथ फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया है। हालांकि फिल्म में कोई डायरेक्ट न्यूडिटी वगैरह नहीं है। तो छोटे बच्चों के साथ में थिएटर में तो आप शायद नहीं देख पाएंगे ए सर्टिफिकेट के कारण, पर बाद में जब ये OTT पर रिलीज़ होगी तब आप देख सकते हैं बच्चों के साथ में, क्योंकि डायरेक्ट न्यूडिटी नहीं है। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस फिल्म को देखा, या जब भी आप इस फिल्म को देखेंगे, तो आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।